नमस्ते दोस्तों, डिजिटल दुनिया पॉडकास्ट सीजन 1 लेकर आ रहे हैं आपके लिए डिजिटल जगत की सबसे ताज़ा खबरें। क्या आप तैयार हैं एआई, ब्लॉकचेन, क्रिप्टो और नए डिजिटल ट्रेंड्स को जानने के लिए? तो बांधिए सीट बेल्ट और चलिए हमारे साथ इस अद्भुत सफर पर। नमस्ते। वेलकम टू डिजिटल दुनिया हफ्ते का सफ़र, जहां हम बात करते हैं वेब3, ब्लॉकचेन और क्रिप्टो करेंसी की दुनिया के उस हफ्ते की हाइलाइट्स के बारे में। मैं हूं मनीष, आपका होस्ट, और मेरे साथ हैं अपूर्वा, हमारे डिजिटल जगत के गाइड। डिजिटल दुनिया में जो भी नया और ट्रेंडिंग है वो सब कुछ आप तक लेकर आएंगे, गहराई से एनालिसिस, लेकिन मज़ेदार बातचीत के साथ। आपको हर पल कुछ नया सीखने को मिलेगा। तो तैयार हो जाइए, अपने हेडफोन्स लगाइए और चलिए हमारे साथ इस डिजिटल सफ़र पर। अपूर्वा, स्वागत है आपका। शुक्रिया मनीष। मैं भी काफ़ी एक्साइटेड हूँ। ये हमारा दूसरा एपिसोड है हफ्ते का सफ़र का, और मुझे ये लगता है कि ये इतना मज़ेदार होता है क्योंकि ये सब लाइव इवेंट्स हो रहे हैं, तो लाइव टॉपिक्स पर बात करने की बहुत ही मज़ा आता है। तो इसी बात पर आइए देखते हैं इस हफ्ते के हाइलाइट्स। ब्लैक रॉक अब अपने स्पॉट ETF में 1 बिलियन से अधिक बिटकॉइन होल्ड कर रहा है। डेंकुन अपग्रेड और ETF नैरेटिव के बल पर 2024 में ईथर की कीमत में उछाल आ सकता है। मूडीज ने टोकनाइजेशन की दक्षता लाभों के पक्ष में अपना समर्थन व्यक्त किया है। सोलाना मोबाइल अपने दूसरे क्रिप्टो स्मार्टफोन को बाजार में उतारने वाला है, और एयर ड्रॉप के बारे में जानकारी और ये कैसे 2024 का बड़ा नैरेटिव बन सकता है। डेली न्यूज और अपडेट्स में रुचि रखते हैं? हमारे टेलीग्राम चैनल को जरूर ज्वाइन करिए और ताज़ा अपडेट और ज़रूरी इंसाइट्स पाइए। QR कोड स्कैन करके आसानी से जुड़ें। सवाल पूछते रहिए, एक्सप्लोर करते रहिए डिजिटल दुनिया पॉडकास्ट के साथ। तो अपूर्वा, शुरुआत से शुरू करें? जी बिल्कुल मनीष, तो करते हैं शुरुआत से शुरू। मैं स्क्रीन शेयर करता हूँ अपना। तो एक हफ्ते के अंदर बिटकॉइन ETF अब $4 बिलियन के बिटकॉइन को होल्ड करता है। उसके अंदर से भी अगर हम देखते हैं तो मनीष, करीबन 1.2 बिलियन ब्लैक रॉक के पास है और 1.2 बिलियन फिडेलिटी के पास है। तो ये बहुत ही इंटरेस्टिंग चीज़ है। सोचा नहीं था कि इतना फास्ट और इतना जल्दी ETF बढ़ जाएगा। जस्ट आपको एक आइडिया देने के लिए, आपको पता है जब गोल्ड का ETF लॉन्च हुआ था, राइट? हमने पिछले एपिसोड में भी बात की थी। जी हाँ, इस पे आपने बड़ा अच्छा प्रकाश डाला था इस पे। वो 2004 में उसको 3 दिन लगे थे 1.5 बिलियन होने में, और ये ऑलरेडी हो गया है 4 बिलियन पहले हफ्ते में। और उसके साथ साथ ये भी है कि जो कमोडिटीज का मार्केट है यूएस में, आपके सिल्वर को ऑलरेडी ओवरटेक कर लिया है बिटकॉइन ETF ने एक हफ्ते के अंदर। हाँ, एक ही हफ्ते के अंदर। तो अभी जो कमोडिटी में नंबर 2 पैदान पर है बिटकॉइन ETF, और पहले नंबर पर है गोल्ड। मुझे लगता है कि गोल्ड का जो टॉप स्पॉट है वो खतरे में है। ये कभी भी चेंज हो सकता है। तो पूर्वा, ये तो बड़ा ही रोचक मामला लग रहा है। ETF का जो इतनी तेजी से जो उछाल देखने को मिल रहा है। तो चलिए इसी बात पर हम दूसरी हेडलाइन पर चलते हैं। तो दूसरी हेडलाइन जो हमारी है वो इथेरियम डेनकुन अपग्रेड के बारे में है। तो मनीष, ये डेनकुन अपग्रेड क्या है, ये इसको थोड़ा सा समझते हैं। तो ये बेसिकली एक इथेरियम का EIP है। EIP का मतलब है इथेरियम इम्प्रूवमेंट प्रपोजल, जो पास हो गया था, और इसका टेस्ट नेट लास्ट वीक वेडनेसडे यानी 17 तारीख को सक्सेसफुली लॉन्च हो गया। तो इससे दो चीज़ निकल के आती है। जो सबसे पहली है कि ये ऑन ट्रैक है रफली अब फाइनल मेन नेट अपग्रेड के लिए अप्रैल तक हो जाना चाहिए। और इससे होगा क्या कि इससे जो हमने बात की थी हमारे एक और एपिसोड में डाटा अवेलेबिलिटी की, राइट? तो वो बहुत ही उसकी वजह से जो एक्सपेंस होता है, जो ट्रांजैक्शन लेयर 2 को पोस्ट करने होते हैं इथेरियम मेन नेट पर, वो महंगे होते हैं। रफली मोर देन 90% कम हो जाएंगे उसकी कॉस्टिंग। तो इससे ये होगा कि और ज़्यादा लोग यूज़ कर सकते हैं क्योंकि ये बहुत ही चीप हो जाएगा। और इसके साथ दूसरा फ़ायदा ये भी है कि बिटकॉइन का ETF अप्रूवल हो गया है। अब बातें चलने लगी है ईथर का ETF कब आएगा। तो ये दूसरा एक रीज़न है। और तीसरा रीज़न ये है कि पहले और दूसरे कारण की वजह से बहुत सारा इंस्टीट्यूशनल जो इन्वेस्टमेंट है वो आकर्षित हो रहा है इथेरियम की तरफ। तो ये मोटे मोटे कारण है जिसकी वजह से मैं मानता हूँ कि जो
2024 का साल है, ये इथेरियम के लिए काफ़ी स्ट्रॉन्ग हो सकता है। तो पूर्वा, जो हमारी तीसरी हेडलाइन है, मूडीज ने टोकनाइजेशन की दक्षता के लाभों के पक्ष में अपना समर्थन व्यक्त किया है, तो क्या कहना चाहेंगे आप इसके बारे में? मनीष, हमें फिर से स्क्रीन शेयर करना पड़ेगा, मैं भूल गया। ये वीडियो आप देखिए और जी, मुझे बताइए कि आपको क्या लगता है, फिर मैं अपना एक्सप्लेनेशन देता हूँ। बिल्कुल। ये स्क्रीन में जो शेयर कर रहा हूँ वो है हमारे लैरी फिंक साहब। And we believe it's so important to be anticipating the next move. I would also say on the beginnings of a ETF Bitcoin, we believe ETFs are a technology no different than Bitcoin was a technology for asset storage. We believe the next step going forward will be the tokenization of financial assets. And that means every stock, every bond will have its own, basically, CUSIP. It'll be on one general ledger. Every investor, you and I, will have our own number, our own identification. We could rid ourselves of all issues around illicit activities around bonds and stocks and digital by having a tokenization. But the most importantly thing, we can customize strategies through tokenization that fits every individual. We would have instantaneous settlement. Think about all the costs of settling bonds and stocks. But if you had a tokenization, everything would be immediate because it's just a line item. And so we believe this is a technological transformation for financial assets. I believe if you want to talk about like voting and voting choice and all the things, if we know every moment who is the owner of that stock and it's now time to vote, every individual who has ownership is identified and they can vote their own share. भाई मुझे तो बहुत ही एक्साइटमेंट हो रहा है इस वीडियो को देख के, और मैंने देखा नहीं था ये। फर्स्ट ऑफ ऑल थैंक यू वेरी मच फॉर शेयरिंग दिस। पहली चीज़ तो ये है कि लैरी फिंक खुद जो इसकी कैपेबिलिटीज़ हैं टोकनाइजेशन को, बड़े आसानी से इन्होंने उसके जो मेन पॉइंट्स है वो समझा दिए। जैसे कि एक तो सेटलमेंट्स की इन्होंने बात करी, सेटलमेंट्स ऑलमोस्ट इंस्टेंट हो जाएगा, लेकिन हम लोग क्योंकि फाइनेंशियल सर्विसेज में हम देखते हैं कि सेटलमेंट्स में कितना टाइम लगता है। मतलब हर एक्सचेंज के हिसाब से, हर इंस्ट्रूमेंट के हिसाब से सबकी सेटलमेंट डेट्स अलग होती है, उसमें कितनी सारी क्रिटिकलिटी इन्वॉल्व होती है, कितनी सारी उसमें चीज़ें इन्वॉल्व होती है, वो सब खत्म हो जाएगा। अब मैं चाहता हूँ कि आप इसको थोड़ा आगे बढ़ाएं, लेकिन आई एम रियली एक्साइटेड एंड मुझे थोड़ी हिंट्स तो मिल गई हैं इस वीडियो से, बट आई वांट यू टू एक्सप्लेन बिट फर्दर। ये जो हमने बात की थी पिछले हफ्ते बिटकॉइन ETF से, मान लो ये एक डिजिटल फाइनेंशियल इकोनॉमी में एक क्रांति की शुरुआत है। हमने ये टैगलाइन बनाई थी, राइट? वो ही चीज़ ये दर्शाता है। तो ये यहाँ पर ये ETF की वजह से क्या हो रहा है कि ये ख़त्म नहीं हुआ, ये जर्नी यहाँ से शुरू होगी। और मेरा ये मानना है कि जिस तरह से जो प्लेयर्स है इंडस्ट्री के, वो अब फोकस करेंगे कि ब्लॉकचेन को यूज़ करके कैसे हाल की जो चीज़ें हैं, जैसे प्रॉपर्टी टाइटल हो गया, आइडेंटिटी हो गई, शेयर्स हो गए, बॉन्ड्स हो गए, तो इनका जो इश्यूएंस होता है, इनका जो सेटलमेंट होता है, वो सब Web3 पर मूव ऑन करेगा, ब्लॉकचेन पर मूव ऑन करेगा। उसी को कहते हैं टोकनाइजेशन। और एक और चीज़ मैं आपको दिखाता हूँ, ये मूडी का रिपोर्ट जो आपने हेडलाइन पढ़ी थी ना, मूडी रिपोर्ट्स की, वो ही मैं दिखा रहा हूँ आपको अब। तो हमने हमारे पॉडकास्ट में भी पहले बात की हुई है मनीष, कि रियल वर्ल्ड एसेट, राइट, जो ट्रेजरी से बैक्ड होती है, उसका ग्रोथ आप सोच लो 100 मिलियन से 800 मिलियन हो गया एक साल में, 2023 में। तो ये इट्स अ 8x ग्रोथ एक साल के अंदर। लेकिन मेरा ये मानना है मनीष, ये few $100 बिलियन हो जाएगा आने वाले 2-3 साल में। और मैं बिल्कुल भी हैरान नहीं हूँगा अगर ये इसका मार्केट कैप जो टोकनाइजेशन है या रियल वर्ल्ड एसेट जिसको कहते हैं कैटेगरी, ये अगर $1 ट्रिलियन क्रॉस कर ले अगले 5 साल में। तो इसीलिए ये बहुत ही इम्पॉर्टेंट हेडलाइन है और इसको कवर करना बहुत ही ज़रूरी था हमारे लिए। नहीं, बड़ा अच्छा आपने समझाया पूर्वा। और टोकनाइजेशन की जहाँ तक बात आई, तो मैं यहाँ पे 2 चीज़ें मैं कहना चाहता हूँ हमारे जो लिसनर्स हैं और जो लोग हमको देख रहे हैं यूट्यूब पे। पहला, हमारा जो टोकनाइजेशन पे, जो टोकन्स पे जो हमारा पॉडकास्ट आने वाला है, उसको ज़रूर देखिए। मेरे हिसाब से फॉर मी इट वॉज एन आई ओपनर। बहुत सारी चीज़ें मुझको उससे समझ में आई, जो चीज़ें, जो क्लैरिटी मुझे नहीं थी।
तो मैं चाहता हूं कि वॉच फॉर दिस स्पेस एंड ये जो हमारा टोकनाइजेशन पे जो एपिसोड आने वाला है इसको ज़रूर देखिए। दूसरा ये कि मुझे लगता है कि हमने काफ़ी एक्साइटेड होके अभी तक बातें करी हैं और मुझे लगता है कि दिस इज द टाइम टू गिव आवर डिस्क्लेमर। तो हमारा उद्देश्य इस पॉडकास्ट के माध्यम से आप लोगों को वेब3, क्रिप्टोज और ब्लॉकचेन की दुनिया की जानकारियां उपलब्ध कराना है, उनको आसान भाषा में, आसान शब्दों में आपको समझाना है। हमारा कहीं भी ये उद्देश्य नहीं है कि हम आपको इन्वेस्टमेंट्स की गाइडलाइंस दें या हम आपको उसके बारे में आपको समझाएं। आप अपनी रिसर्च खुद करिए अगर आप इन्वेस्ट करना चाहते हैं, या किसी फाइनेंशियल एनालिस्ट है या जो कंपनियां हैं आप उनसे संपर्क करें। वी आर नॉट फाइनेंशियल एडवाइजर्स, वी आर हियर टू गाइड यू एंड मेक यू अंडरस्टैंड ये जो क्रिप्टो की जो क्रिप्टिक भाषा है उसको आसान करके आप तक लेके आए। तो आगे बढ़ते हैं पूर्वा। हमारी जो चौथी और बड़ी ही एक्साइटिंग हेडलाइन मुझे जो लग रही है इस हफ्ते की वो ये है कि सोलाना मोबाइल अपने दूसरे क्रिप्टो स्मार्टफोन को बाजार में उतारने वाला है। प्लीज इसको समझाइए, और मुझे तो मालूम नहीं था कि इनका पहला क्रिप्टो स्मार्टफोन भी बाजार में था। सोलाना जैसे आप जानते हो कि ये कम्प्लीटली सेपरेट ब्लॉकचेन है। जैसे बिटकॉइन है, इथेरियम है, उसी तरह से पैरेलल वो खुद की ब्लॉकचेन है सोलाना। और सोलाना पिछले 3-4 साल से काफ़ी फास्ट ग्रोइंग है, डेवलपिंग है। और उन्होंने आई थिंक 2021 में अनाउंस किया था कि वो सोलाना का फ़ोन बना रहे हैं। उसका नाम था सागा, और उन्होंने 5000 फ़ोन बनाए थे। तो इन्होंने $1000 में फ़ोन रखे हुए थे और टोटल 5000 पीसी बनाए थे। तो काफ़ी सारे बिके लेकिन पूरे नहीं बिके थे। लेकिन एक सोलाना पर एयर ड्रॉप हुआ, और वो एयर ड्रॉप क्या हो गया कि फ़ोन के साथ उन्होंने एसोसिएट कर दिया। तो आप फ़ोन लो और आपको डिफ़ॉल्ट फ़ोन के साथ ही एयर ड्रॉप मिल जाएंगे। तो वो कुछ इस तरह से हुआ था। मुझे एग्जैक्ट प्राइसिंग का नहीं पता है, बट जो $1000 का फ़ोन था, अगर वो ख़रीदते थे तो आपको जो वैल्यू मिल रही थी टोकन्स के साथ, वो करीबन $3-4 हज़ार की थी। तो वो सब जो भी बाकी फ़ोन नहीं बिके थे वो सब बिक गए वो चक्कर में, क्योंकि इट्स अ ट्रेड बेनिफिट ने। आपने $1000 पे फ़ोन खरीद लिया और आपको उसके साथ $3-4 की $डॉलर की संपत्ति मिल रही है, तो आप बेचकर फ़ोन तो फ्री हो गया आपका। तो ये सेल आउट हो गया था। तो उसके चलते अब सोलाना ने अनाउंस किया है कि हम वर्जन 2 लेकर आएंगे। और उन्होंने ये वर्जन 2 को, मैं आपको, चलो मैं ले चलता हूँ। तो मनीष, ये जो दूसरा फ़ोन आ रहा है, राइट, इसको इन्होंने प्री ऑर्डर रखा हुआ है $450 पर। $450 प्राइसिंग है इसकी, और पहले से बहुत ही सस्ता है। और इसके साथ ये भी बहुत ही स्पेक्युलेटिव जोन है कि अगर आप बुक करेंगे और दूसरा सोलाना का फ़ोन मिलेगा आपको, तो उसके साथ और एयर ड्रॉप टोकन्स भी मिल सकते हैं सोलाना इकोसिस्टम के। तो ये खबर कुछ ऐसे फैल गई आग की तरह कि पहले 30 घंटों में 30,000 प्री ऑर्डर्स हो गए। कहाँ 5000 फ़ोन बिक नहीं रहे थे पूरे, और प्री ऑर्डर 30,000 फ़ोन का हो गया उनका। तो ये काफ़ी इंटरेस्टिंग है। और सोलाना का जो ग्रोथ रहा है ना पिछले क्वार्टर में, लास्ट क्वार्टर ऑफ 2023, तो ये दे आर गोइंग टू बी अ बिग साइज प्लेयर। अभी जब हम कंपेयर करते हैं बिटकॉइन और इथेरियम के साथ, तो वो जायज़ नहीं है, क्योंकि ये बहुत ही अपनी शुरुआती चरण में है। तो उनको काफ़ी टाइम लगेगा, लेकिन स्पेस बहुत ही डायनामिक हो रही है, क्योंकि एक और इकोसिस्टम डेवलप हो रही है। एक 30 सेकंड्स में आप थोड़ा सा ये जो क्रिप्टो फोन्स हैं इसके बारे में कुछ बता सकते हैं कि क्या बेनिफिट्स होते हैं, या इसमें क्या क्या चीज़ें उपलब्ध, क्या ये वाकई फ़ोन है जिससे कॉल्स भी हो सकते हैं, या इसमें प्री लोडेड ऐप्स होते हैं जिसको आप ब्लॉकचेन की दुनिया में आप उनको यूज़ कर सकते हैं? कुछ थोड़ी सी जानकारी दीजिए हमारे सुनने वालों को। मैंने यूज़ नहीं किया है, उचित जवाब यही है। लेकिन मुझे इतना पता है कि ये एंड्रॉयड पर बनाते, सोलाना का जो फ़ोन आता है वो एंड्रॉयड पर होता है, और उसके साथ जो उनकी ऐप्स होती है, स्पेशली जो वो इकोसिस्टम में ऐप्स यूज़ की जाती है, चाहे वो लेंडिंग की हो, NFT की हो, या कोई भी डिसेंट्रलाइज बैंकिंग वाली ऐप हो, तो वो प्री लोडेड आ सकती है। उनका जो गोल है वो मैं बता सकता हूँ। उनका गोल ये है कि जो डिस्ट्रीब्यूशन मॉडल है, क्या आपको कोई भी ऐप क्रिएट करते हो कोई भी इकोसिस्टम के लिए,
तो आपको जाना पड़ता है एंड्रॉयड के पास या एप्पल के पास, उनके स्टोर में लगानी पड़ती है। अब वहाँ पर बहुत सारी कठिनाई होती है और सबसे बड़ा जो है वो आपको टैक्स पे करना पड़ता है, क्योंकि वो आपका प्रॉफिट में से कट लेकर जाते हैं एप्पल और गूगल। तो ये मेरा ये मानना है कि ये डिस्ट्रीब्यूशन मॉडल बना रहे फ़ोन के साथ, कि जितने उनके फ़ोन बिकेंगे तो उनकी ऐप के लिए डिस्ट्रीब्यूशन पाइपलाइन ऑलरेडी रेडी हो गई। तो यही सोच है। अब ये कैसे डेवलप होती है, कैसे इवॉल्व होती है, ये हमें आगे चलकर ही देखना पड़ेगा। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद इसका। और इसी के साथ हमारी जो आखिरी हेडलाइन है, और आपने एयर ड्रॉप्स की बात करी, पिछले सोलाना मोबाइल के जो आपने एक्सप्लेन किया उसमें, तो एयर ड्रॉप के बारे में जानकारी और ये कैसे 2024 का सबसे बड़ा नैरेटिव बन सकता है, ये हमारी आखिरी हेडलाइन है। आप थोड़ा इसमें इसको इलैबोरेट करिए। तो मनीष, सबसे पहला ये समझते हैं कि एयर ड्रॉप होते क्या है। तो ये जो Web3 का बाज़ार है, इसको हम खेल का मैदान समझ लेते हैं। तो जितने लोग इसके ऊपर जल्दी आकर एक्सपेरिमेंट करना चाहते हैं, शेयर करना चाहते हैं, जानना चाहते हैं कि क्या हो रहा है, तो वो दो तरह से आपको यूज़र को कॉस्ट लगती है। एक तो यूज़र अपना टाइम दे रहे हैं नई चीज़ एक्सप्लोर करने के लिए, उसके साथ फाइनेंशियल कॉस्ट भी उनकी लगती है। वो वेरिंग होती है, वो $10 से लेकर $1000 हो सकता है, डिपेंडिंग ऑन क्या कर रहा है बंदा और कौन से प्लेटफॉर्म पर कर रहे हो, राइट। तो वो जो वैल्यू ऐड कर रहे हैं नेटवर्क को, तो उनको थैंक यू कहने के लिए प्रोजेक्ट जब लॉन्च करते हैं अपनी टोकन, तो डिस्ट्रीब्यूशन फ्री में बांटते हैं। 2%, 5%, 3%, हर एक प्रोजेक्ट का अलग अलग होता है। तो इसको अपन अपने इंडियन एग्जाम्पल के साथ एक्सप्लेन करते हैं। आपने नई दुकान खोली मिठाई की, मान लो एक छोटा सा स्नैक फूड टेक अवे जॉइंट खोला, तो अपने उद्घाटन के दिन क्या करते? फ्री में खिलाते, आओ खाओ, टेस्ट करो, हमारा प्रोडक्ट कैसा लगता है तुम्हें, राइट। तो वो एयर ड्रॉप इसी तरह से एक टोकन्स होती है जो जिसकी वैल्यू होती है। जैसे हम खाना खाते हैं नई रेस्टोरेंट का या नई दुकान का, तो वो वैल्यू हमें मिलती है, लेकिन हमने उसके लिए पे नहीं किया, लेकिन हम उसके या तो ब्रांड एम्बेसडर बनेंगे, खाकर खुश होकर 10 लोगों को और बताएंगे कि भाई ये दुकान तो बहुत सही है या इसका खाना बहुत बढ़िया था। तो वो ही चीज़ Web3 में हो रही है, और उसको जो टोकन को बात रहे उसको कहा जाता है एयर ड्रॉप। आपने इतना अच्छा एग्जाम्पल दिया, और इसी एग्जाम्पल पे मुझे एक छोटा सा किस्सा याद आता है हमारे बचपन का। हमारे शहर में, हमारे मोहल्ले में, मैं कानपुर उत्तर प्रदेश से हूँ, हमारे मोहल्ले में एक सुनार जो होते हैं ज्वेलर्स, देयर वाज अ स्मॉल टाइम ज्वेलर्स, उनकी दुकान खोली, और मेरे पिताजी के मिलने वाले थे वो, और हम लोग बड़ा एक्साइटेड थे, क्योंकि मुझे आपने जो बात बोली कि कहीं भी कोई नई दुकान खुलती थी तो फ्री में खाने को मिलता था उद्घाटन के दिन, कुछ ना कुछ। अगर वो हलवाई की दुकान है, हम लोग जिस मोहल्ले में रहते थे वहाँ 2 ही चीज़ें ज़्यादा थी, सराफा बाजार बोलते थे, तो वहाँ पे ज़्यादातर सुनार की, मतलब सराफे की दुकानें थी और मिठाइयों की दुकानें थी। तो अक्सर नया फेरी वाला, नया चाट का कॉर्नर ये खुलता रहता था, तो वहाँ जिस दिन उद्घाटन होता था उस दिन कुछ ना कुछ खाने को मिलता था। तो मैं और हमारे भाई बहन हम लोग आपस में बात कर रहे हैं कि यार यहाँ पे क्या मिलेगा फ्री में। तो स्पेकुलेशन हो रहा है, जैसे अभी जो स्पेकुलेशन होता है, हम लोग भी एक दिन स्पेकुलेट कर रहे थे ड्रॉप्स के कि यार बिछिया मिलेगी, मतलब जो छोटी वैल्यू होती है ना चांदी की चीज़ें, कि बिछिया मिलेगी, या हो सकता है छोटी बच्चे की पायल, या कोई चांदी की पतली चेन, या ऐसा कुछ वो बांटेंगे, या कुछ नहीं तो जो स्टील के टिफ़िन होते हैं ना, ऐसा कुछ। तो बेसिकली उन्होंने वही किया, स्टील के जो टिफ़िन होते थे बर्तन, उसमें अपना वो गुदवा के उन्होंने वो उनके ड्रॉप्स थे उस ज़माने के। तो जो लोग जो भी आए पार्टिसिपेट करने, जिन्होंने उस दिन उद्घाटन के दिन उन्होंने चीज़ें खरीदी, उन सबको मिठाई के जो लड्डू थे वो बजाय नॉर्मल गत्ते के या दफ्ती के, हम लोग दफ्ती बोलते, दफ्ती के जो डिब्बे होते थे कार्डबोर्ड के बजाय, उनको स्टील के टिफिन में वो लड्डू मिले। तो वो टिफिन के डिब्बे उनके ड्रॉप्स थे उस समय। चलिए आगे बढ़ते हैं, थोड़ा हमने कहा थोड़ा अलग हो जाए इससे। हाँ, नहीं, बहुत ही मनीष, बहुत ही ये पुराना कॉन्सेप्ट है, ये बिल्कुल नया कॉन्सेप्ट नहीं है, मैं मानता हूँ। और इसको डिजिटल वर्ल्ड में नया आकार मिल रहा है, लेकिन कॉन्सेप्ट हज़ारों साल पुराना है। तो अब मैं एक
फिर से फाइनेंशियल डिस्क्लेमर डाल रहा हूँ, क्योंकि आगे हम जो भी बात करने वाले वो एयर ड्रॉप के रिलेटेड ही है। लेकिन हम यहाँ पर कोई भी फाइनेंशियल एडवाइस नहीं दे रहे, कोई भी वित्तीय सलाह नहीं दे रहे। हम सिर्फ आपको जागरूक कर रहे हैं इंफॉर्मेशन के द्वारा कि क्या एयर ड्रॉप क्या होता है और कहाँ कहाँ एयर ड्रॉप की अपॉर्चुनिटीज़ है, और इन्हीं वजहों से आने वाले साल यानी 2024 में हमारा ये मानना है कि एयर ड्रॉप सबसे बड़ा नैरेटिव होने वाला है वेब3 की दुनिया में। तो चलते हैं। तो हमने आपको और दर्शकों को ये समझा दिया कि एयर ड्रॉप होता क्या है। तो अब सबसे पहले बात करते हैं सोलाना की। तो सोलाना में एक प्रोजेक्ट था जिसने एयर ड्रॉप किया नवंबर में। लिक्विड स्टेकिंग टोकन है सोलाना की। तो हमारे सुनने वालों को जिनको शायद प्रश्न हो कि ये लिक्विड स्टेकिंग टोकन क्या है, तो हमने पूरा एक एपिसोड इसके ऊपर रिकॉर्ड किया है, वो बहुत ही जल्द आने वाला है। तो वॉच दिस स्पेस, आपको जानने को मिलेगा कि लिक्विड स्टेकिंग टोकन क्या होता है। तो वो मनीष बात करते हैं एयर ड्रॉप की। तो उन्होंने जिन्होंने सोलाना जाकर स्टेक किया था वो प्लेटफॉर्म पर, आपने $50 के भी सोलाना स्टेक किए थे वो प्लेटफॉर्म पर, तो उनको 2000 से लेकर 20,000 का एयर ड्रॉप मिला है। आप सोच सकते हो इसकी वजह से क्या हो गया कि वो पहला एयर ड्रॉप था जो इतना बड़ा हो गया सोलाना इकोसिस्टम में। हालांकि इथेरियम में बहुत सारे एयर ड्रॉप आए और बहुत बड़े बड़े एयर ड्रॉप आए पिछले 4 साल में, तो वो इतना फैसिनेशन, वो एक्साइटमेंट नहीं था जो सोलाना की कम्युनिटी में था, क्योंकि इनके लिए बहुत ही एक बड़ा माइलस्टोन था। तो आज एक्चुअली 31 जनवरी को एक सोलाना का बहुत ही बड़ा प्रोजेक्ट है जुपिटर करके, उन्होंने अपना अनाउंसमेंट कर दिया वो एयर ड्रॉप करने वाले हैं। तो ये सोलाना का बहुत ही प्रचलित और एक एयर ड्रॉप आने वाला है। उसके साथ मैं बताना चाहता हूँ कि 3 और सोलाना के प्रोजेक्ट है जो बहुत गर्म है एयर ड्रॉप के हवाले से। तो एक है मार्जिनफाई, दूसरा है कमीनो ऐप, और तीसरा है टेंजोर, वो NFT प्रोजेक्ट है। तो जैसे हम ओपन सी पर बात करते हैं, वही कॉन्सेप्ट है, लेकिन वो NFT की साइट है, मार्केट प्लेस है, नेटिव सोलाना इकोसिस्टम के लिए ही है। तो ये तीनों चीज़ जो तीनों प्रोजेक्ट है जो काफ़ी हॉट है एयर ड्रॉप के आने के आसार से, उनकी हम ट्विटर हैंडल्स आपको शेयर करेंगे। वॉच दैट स्पेस। आपको क्या करना है, कैसे करना है, वो हम नहीं बताएंगे। आपको क्या करना है भी या नहीं, वो भी आप तय करना, हम आपको सिर्फ इन्फॉर्मेशन दे रहे हैं। तो ये था सोलाना का। उसके बाद हम चलते हैं सिलेस्टिया। तो यार हमें बहुत प्लगिंग करना पड़ता है ये मनीष, हमने तो एक और एपिसोड सिलेस्टिया पर भी रिकॉर्ड कर दिया है, वो भी आने वाला है। तो आपको अगर जानना है कि सिलेस्टिया क्या है, क्या करता है, वो प्रोजेक्ट क्यों ख़ास है, क्यों बहुत ही इनोवेटिव प्रोजेक्ट है और उसकी इम्पोर्टेंस क्या है, तो वो हमारा एपिसोड ज़रूर देखिएगा, आपको समझ में आएगा। लेकिन उसके साथ साथ जो सिलेस्टिया की टोकन है TI है, अगर जो ये सिलेस्टिया भी अभी लॉन्च हुआ है नवंबर 2023 में, और उसकी जो टोकन है TI है वो भी तभी लॉन्च हुई थी उसके साथ ही। तो जो टिया टोकन होल्डर्स है और उन्होंने वो स्टेक की हुई है, तो उनके लिए भी बहुत कुछ उथल पथल हो रहा है, क्योंकि ऑलरेडी एक एयर ड्रॉप कंफर्म हो गया जो कल ख़त्म हो गया, वो था डायमेंशन का। वो सबसे पहला एयर ड्रॉप आ रहा है टिया यानी सिलेस्टिया की जो टोकन है TI है उनके स्टेकर्स के लिए। मनीष, उसके साथ 2 और एयर ड्रॉप कंफर्म हो गए TI स्टेकर्स के लिए, एक है ऑल्ट लेयर और दूसरा है सागा। ये दोनों ने कंफर्म कर दिया कि भैया हम एयर ड्रॉप देने वाले हैं जो भी TI ये स्टेकर्स है। तो हम मार्केट एनालिसिस में जाते हैं, लेकिन क्विक स्निपेट। तो जब लॉन्च हुआ TI ये नवंबर 2023 में, तो $2 USD उसकी कीमत थी। तो और वो करीबन अब $17-18 पर आ गया है। तो बहुत ज़्यादा जो रेज मिला है वो इसीलिए मिला है क्योंकि लोग उसको खरीद कर स्टेक कर रहे हैं एयर ड्रॉप के चक्कर में। तो काफ़ी सारे एयर ड्रॉप इस प्रोजेक्ट के भी 2024 में आ सकते हैं, क्वाइट पॉजिटिव अबाउट दैट। तो ये हो गया दूसरा एग्जाम्पल हमारा। और तीसरा और फाइनल एक जो टॉपिक है वो भी बहुत ही चर्चा में टॉपिक है, हमने पिछले एपिसोड में भी उसका नाम यूज़ किया था,
हमने एक पूरा पॉडकास्ट किया ईगन लेयर के ऊपर। तो ये भी बहुत ही प्रचलित पॉपुलर नाम है वेब3 की दुनिया में, और 2024 में ये नाम हम बहुत बार सुनने वाले। तो ईगन लेयर का क्या हो गया कि हमने कवर किया है डिटेल में। आप अगर समझना चाहो रीस्टेकिंग क्या होता है तो वो एपिसोड हमारा ज़रूर सुनिए। बट मोटा मोटा समझने के लिए, अगर आपके पास ईथ पड़े हैं और आपने उनके प्लेटफॉर्म पर जाकर डिपॉजिट कर दिए ईथ, या तो फिर आपने लिक्विड स्टेकिंग टोकन है आपके पास ईथ के, और वो अगर आपने जाकर रीस्टेक कर दिए ईगन लेयर पर, तो बहुत पॉसिबिलिटी है कि सेकेंड हाफ ऑफ 2024 में ईगन लेयर का जब मेन नेट आएगा तो उसके टोकन आपको एयर ड्रॉप हो सकते हैं। तो आपको सिर्फ अंदाज़ा देने के लिए मनीष, मैं आपसे फिर एक स्क्रीन शेयर कर रहा हूँ और आपको ये साइट दिखा रहा हूँ। तो ये साइट का नाम है dune.com। ये वेब3 के डैशबोर्ड्स हैं, यानी कोई भी आकर जो चाहे जैसा चाहे डैशबोर्ड बना सकता है। तो ये क्रेडिट देते हैं हम ये @hash_official, इन्होंने डैशबोर्ड बनाया ईगन लेयर का। तो मनीष 474,427 ईथ ऑलरेडी स्टेक होकर रखे हैं ईगन लेयर पर, और करीबन 75,000 वॉलेट ने डिपॉजिट किए हैं। तो उसकी जो स्टेकिंग वैल्यू आज की रेट में होती है वो अमूमन $1.175 बिलियन की है। तो ये बहुत ही इंटरेस्टिंग मोड रहने वाला है। आई थिंक ये 4th राउंड है, ये खुलने वाला है 29 जनवरी को, और इन्होंने 3 अलग अलग तरह के लिक्विड स्टेकिंग ईथ सिलेक्ट किए हुए हैं। अगर आपके पास इनमें से कोई भी ईथ है तो वो आप जाकर रीस्टेक कर सकते हैं और क्वालिफाई हो सकते हैं एयर ड्रॉप के लिए ईगन लेयर के। अगेन लेकिन हमें पता नहीं है ये हो सकता है, कितना हो सके, क्या होगा, ये एक पॉसिबिलिटी है। तो इसलिए हम आज ये कवर कर रहे हैं। मनीष, और कोई क्वेश्चन? नहीं, आपने हमेशा की तरह, और मैं आई एम रियली ग्रेटफुल। पहली चीज़ तो ये कि थैंक यू टू मेकिंग मी पार्ट ऑफ दिस पॉडकास्ट। इससे मुझे बहुत कुछ सीखने को मिला क्रिप्टो के बारे में, ब्लॉकचेन की दुनिया के बारे में, वेब3 के बारे में। मुझे उम्मीद है कि हमारे जो लिसनर्स हैं, हमारे जो सुनने वाले हैं, उनको भी काफ़ी कुछ सीखने को मिलेगा। तो चलिए आगे बढ़ते हैं हमारे अगले सेक्शन पे, जो कि है मार्केट एनालिसिस। तो अपूर्वा, क्या कहता है मार्केट? तो मनीष, वीक ऑन वीक हम जब ये रिकॉर्ड कर रहे हैं, आपका संडे और मेरा मंडे आफ्टरनून, तो लास्ट 7 डेज़ में हमने जो देखा है वो बिटकॉइन 2.8% डाउन है, इथेरियम 3% डाउन है, और ओवरऑल मार्केट अगर देखते हैं तो वो भी करीबन 2-3% डाउन ही है। तो ETF के बाद काफ़ी थोड़ा सेलिंग प्रेशर बना हुआ था बिटकॉइन के ऊपर, प्राइस भी काफ़ी गिरी 15-16%, बट वो अब सेटल हो गया है। तो आई थिंक ये कंसोलिडेशन फेज चल रहा है। तो वी विल लुक इनटू दिस स्पेस अगेन, होपफुली अगले वीक तक स्टेबल हो जाना चाहिए। मनीष, इसके साथ एक और मैट्रिक्स हम ऐड करेंगे। तो हमने बिटकॉइन ईथ की बात कर ली, राइट? तो हम बात करेंगे इसके साथ 3 और नए टॉपिक्स पर, जो सिर्फ हमें बर्ड्स आई व्यू, बिग पिक्चर दिखाता है। तो जितने भी लेयर 1s हैं, राइट, बिटकॉइन और इथेरियम के अलावा, जैसे हमने कॉस्मोस की बात की है, सोलाना की बात की है, एक एवलांच करके, तो बाकी के जितने भी लेयर 1 प्रोजेक्ट्स हैं उनका वीक टू वीक दे आर डाउन 8.7%, और इथेरियम के जितने भी लेयर 2 है, यानी इथेरियम के करीबन 15-20 लेयर 2s है, राइट, उनका वॉल्यूम जब देखते हैं, उनकी वैल्यूएशन की बात करते हैं, तो वीक ऑन वीक वो 17% नेगेटिव में है। और तीसरा और आखिरी में जो मार्केट अपडेट में हम कवर करेंगे वो है DeFi। तो DeFi का जो वीक ऑन वीक वॉल्यूम है वो -6.1% है। तो उसके साथ ही हमारा बहुत ही बढ़िया क्लू था, तो हम चलते हैं DeFi Llama पर। तो मनीष, हम पहुंच गए DeFi Llama पर।
तो टोटल वैल्यू लॉक्ड ऑन डिसेंट्रलाइज फाइनेंस आज जब हमारा दूसरा हफ्ते का सफ़र रिकॉर्ड कर रहे हैं तो ये है 57.54 बिलियन। तो ये ओवरव्यू है। अब चलते हैं हम डीफी लामा पर, हम चेक करेंगे ब्रिज जो हमें बताएगा कि क्या चहल पहल हो रही है। तो मनीष, पिछले हफ्ते की तरह इस हफ्ते भी सबसे ज़्यादा इनफ्लो इथेरियम मेन नेट पर हुआ है 586 मिलियन। दूसरे नंबर पर आर्बिट्रम है 353 बिलियन और तीसरे नंबर पर वही है ZK Sync 153 बिलियन डॉलर्स के आसपास। तो ये बहुत ही इम्पोर्टेंट मेट्रिक है और इसके ऊपर ज़रूर ध्यान रखना चाहिए वीकली हमें, क्योंकि ये हमें दर्शाते हैं कि हमें पता चलता है इसके द्वारा कौन से इकोसिस्टम में सबसे ज़्यादा एक्टिविटी होने के चांसेस है आने वाले हफ्ते में। और इसके साथ जो हमारा फाइनल अपडेट है जो आज हम कवर करेंगे वो है वॉल्यूम्स। तो पिछले हफ्ते के डिसेंट्रलाइज एक्सचेंज के वॉल्यूम्स क्या रहे उसके बारे में बात करते हैं। और ये सारी जानकारियाँ आपको डीफी लामा की वेबसाइट पे मिल सकती हैं। जी बिल्कुल सही कहा आपने। तो मनीष, ये है वीकली वॉल्यूम पिछले 7 दिन का, राइट। तो टोटल वॉल्यूम सबसे ज़्यादा था वो इथेरियम पर था 7.7 बिलियन डॉलर्स। दूसरे नंबर पर है सोलाना 4.76 बिलियन डॉलर्स। तीसरे नंबर पर है आर्बिट्रम जो है इथेरियम का लेयर 2, वो था 3.6 बिलियन के आसपास। तो ये मैं मानता हूँ कि मनीष, हम जैसे जैसे आगे चलेंगे 2024 में या 2025 में, तो इथेरियम लेयर 2 जो है वो बहुत बड़े की प्लेयर्स बनने वाले। सबसे ज़्यादा जो वॉल्यूम है, सबसे ज़्यादा जो एक्टिविटीज़ है वो हमें दिखेगी इथेरियम लेयर 2 पर। ये स्पेक्युलेटिव एनालिसिस है बट मुझे काफ़ी हद तक ये लगता है ये हो सकता है। तो अपूर्वा, इससे पहले कि हम रैप अप करें, आप क्या वेरी क्विकली 10 सेकंड में ये लेयर 2 को थोड़ा सा एक्सप्लेन कर सकते हैं? मनीष, वेरी गुड। हमारा अगले हफ्ते जो 3 एपिसोड पॉडकास्ट के रिलीज़ हो रहे हैं, तो एक है ब्लॉकचेन ट्राइलेमा, दूसरा है इथेरियम और तीसरा है इथेरियम लेयर 2। तो पूरी डिटेल से हमने उसके ऊपर ही बात की है। बट वेरी क्विकली आप ये समझे कि जो ब्लॉकचेन होती है वो एक कंट्री है और वो कंट्री जब फैलता है, फूलता है, बड़ा हो रहा है, तो वो सबसे बड़ा जो कंट्री है अभी वो है इथेरियम। तो उसके साथ समस्या होने शुरू हो जाती है क्योंकि काफ़ी सारे लोग वहाँ पर एक्टिविटीज़ कर रहे हैं। तो जैसे बैंडविड्थ का प्रॉब्लम हो जाता था पुराने ज़माने में, हम इंटरनेट यूज़ करते थे, तो उनको फास्ट गति देने के लिए लेयर 2 आ गए। तो अगेन एक देश अनेक राज्य जो हमारा टैगलाइन है इथेरियम लेयर 2 के लिए, तो उससे बहुत आसानी से समझ में आ जाता है कि फेडरल जो गवर्नमेंट है वो इथेरियम है और इथेरियम के जो लेयर 2 है वो राज्य गवर्नमेंट की तरह है। तो आशा करता हूँ कि ये क्विक स्निपेट में आपको पता चल गया होगा कि नहीं, बहुत अच्छा एग्जाम्पल दिया आपने। ये देश और राज्य का बिल्कुल क्लियर है। और मैं इसी के साथ मैं भी एक बार रिमाइंड करा दूं कि ये जो आने वाले हमारे 3 एपिसोड्स हैं, दे आर वेरी इंपॉर्टेंट। जो बेसिक्स हैं उनको समझने के लिए आप कृपया इस स्पेस पे बने रहिए और इंतज़ार करिए हमारे अगले 3 एपिसोड्स का। अपूर्वा, बहुत बहुत धन्यवाद आपका। शुक्रिया मनीष। आशा करता हूँ कि आपको और हमारे सुनने वाले को कुछ नया जानने को मिला होगा आज। डेली न्यूज़ और अपडेट्स में रुचि रखते हैं, हमारे टेलीग्राम चैनल को ज़रूर ज्वाइन करिए और ताज़ा अपडेट और ज़रूरी इंसाइट्स पाइए। QR कोड स्कैन करके आसानी से जुड़ें। सवाल पूछते रहिए, एक्सप्लोर करते रहिए डिजिटल दुनिया पॉडकास्ट के साथ।